नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत हमारा पर्यावरण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग पर्यावरण शब्द से हम समझते हैं कि सभी परिचित हैं। आए दिन हम लोग समाचार पत्रों, टेलीविज़न पर, अपने आसपास इस शब्द को सुनते रहते हैं। लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा कभी कभी बहुत बार कहा जाता है कि अब आज का वातावरण या पर्यावरण अच्छा नहीं रहा, यानी जैसा उनके टाइम में था जब वो जन्म लिए थे वैसा अब नहीं रहा। कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हमें स्वस्थ वातावरण में, पर्यावरण में काम करना चाहिए। अब ये स्वस्थ वातावरण या बुज़ुर्गों के द्वारा जो कहा गया कि अब ये पर्यावरण वैसा नहीं रहा, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पर्यावरण है क्या। हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हों, चाहे जीवित हों या अजीवित हैं, उन सब को मिला करके हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो इस पर्यावरण के दो घटक हैं। अभी आप लोगों को जैसा मैंने बोला, यानी जैव घटक और अजैव घटक। अब आते हैं कि इस जैव घटक और अजैव घटक में कौन कौन से आते हैं। जैव घटक के अंतर्गत सारे पौधे और जितने भी जीव जंतु हैं, सारे कहने का मतलब जंतु, यानी उस जंतु में हम लोग भी शामिल है, मनुष्य भी जंतु के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारे जीव जंतु के साथ साथ क्या है, एक जिसको कि हम लोग नहीं देखते हैं, सूक्ष्मजीवी, वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सब में जीव है, सांस है और विभिन्न गतिविधियों को पूरा करते हैं। अजैव घटक, इसके अलावा जो भी पृथ्वी पर मौजूद है वो सारे अजैव घटक हैं, जैसे पानी, मिट्टी, धूलकण, पहाड़, पठार, झील, तालाब, नदी, ऐसे जो भी प्रकृति में मौजूद हैं वो सारे अजैव घटक को हैं। बच्चों, अब आगे हम लोग जानते हैं कि ये अजैव घटक को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसके कारण हमारे बुज़ुर्गों को कहना पड़ रहा है कि अब पहले जैसा पर्यावरण नहीं रहा। तो इसमें से जंतु में जो मनुष्य वर्ग है, ज़्यादातर वही हम इन सारे अजैव घटकों को या पौधों को या सूक्ष्मजीवियों को प्रभावित किया है। अब हमारे द्वारा ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल करने के बाद जो बेकार पदार्थ निकलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जो फेंकते हैं हम पदार्थ, कभी सोचे हैं कि इसको विज्ञान में हम किस नाम से जानते हैं? तो विज्ञान में ऐसे पदार्थ जिसका हम इस्तेमाल करने के बाद या इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता, उसे हम जो बाहर फेंक देते हैं, जिसे हम लोग ज़्यादातर कबाड़ या बेकार पदार्थ के नाम से जानते हैं, विज्ञान में उस पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जानते हैं। यानी वैसे बेकार पदार्थ जिसे हम फेंक देते हैं उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अब आता है कि ये अपशिष्ट पदार्थ जो मनुष्यों के द्वारा फेंके जाते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थ मनुष्यों के द्वारा जो फेंके जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन से पदार्थों को हम फेंकते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो किचन से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, सब्जियों के, फलों के छिलके, ये सब हम फेंकते हैं। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कागज़ के, रद्दी कागज़, पुराने पेपर, पुरानी किताबों को कभी कभी उसके पेज अगर फट गए तो वो बाहर फेंकते हैं हम लोग। और खाने पीने के बहुत सारे सामान हम लोग हमेशा तौल करके ही या नाप करके नहीं लाते हैं, बहुत सारे डिब्बा बंद या पैक पदार्थों को लाते हैं।
तो ये जो पैक पदार्थ है उसको तो घर ला करके उसको कैंची से काट करके हम लोग डिब्बे में भर लेते हैं, पर उसके जो रैपर होते हैं, चाहे बिस्किट हो, मिक्सचर हो, ऐसे नमक है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो पैक मटेरियल के रूप में आते हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें, उन सब को भी हम लोग बाहर फेंक देते हैं। तो ये दोनों तरह के जो हमारे किचन से निकालने वाले पदार्थ हैं और ये जो बाहर से हम लोग बाज़ारों से पैक मटेरियल लाते हैं, उसमें हमारे कपड़ों की भी पैकिंग शामिल होती है, इन सब को हम लोग अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये दोनों तरह के जो कबाड़ हैं उसे हम अपशिष्ट कहेंगे। अब इसको देखना है कि हम लोग जब इन अपशिष्टों को फेंक देते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका होता क्या है? ये पर्यावरण को क्या फ़ायदे पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? तो चलिए सबसे पहले ये हम लोग के जो कबाड़ हैं जिसे हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों, जो प्रकृति में आसानी से कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज होकर के मिक्स हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किनके द्वारा प्रकृति में डिकम्पोज होते हैं? ये सूक्ष्म जीवियों के द्वारा। किसके द्वारा डिकम्पोज होते हैं? सूक्ष्म जीवियों के द्वारा। इसे हम लोग प्रकृति में डिकम्पोजर भी कहते हैं। ये सड़े गले से अपना भोजन लेते हैं, तो ये प्रकृति में डिकम्पोज करने का, या कह सकते हैं कि इसे इन्वायरमेंट क्लीनर भी कहा जाता है। ये प्रकृति को साफ सुथरा करने में मदद करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो प्रकृति में आसानी से नहीं घुल मिल जाते, ये जो प्रकृति में नहीं डिकम्पोज होते हैं और मनुष्यों के द्वारा जो ज़्यादातर कबाड़ के रूप में, अपशिष्ट के रूप में फेंका जाता है, यही पर्यावरण के लिए नुकसान का कारण है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण हमारे बुज़ुर्गों को कहना पड़ रहा है कि अब पहले जैसा वातावरण नहीं रहा। बच्चों, अब क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, ताकि हम इन बातों को समझें कि कौन प्रकृति में आसानी से रिसाइकिल हो रहा है, कौन से पदार्थ हमारे द्वारा जो इस्तेमाल हो रहा है और हम लोग फेंक रहे हैं अपशिष्ट के रूप में, वो रिसाइकिल नहीं हो रहे हैं और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक इसे इस्तेमाल करना कैसे बंद करेंगे? पूरी तरह तो हो सकता है बंद ना करें, पर इसके इस्तेमाल में कमी तो किया जा सकता है। आप लोगों ने पर्यावरण से जुड़ा हुआ 3R के बारे में सुना भी होगा। इस 3R में कौन कौन से R हैं? रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकिल। रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकिल, 3R। अब तो आपको 5R, 6R भी मिल रहे हैं, यानी आपको रिपेयर आएगा, रिपर्पोज आएगा, और ऐसे कई और R शब्द हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ R को आप भी जानिए। अब रीयूज है तो कोई भी मटेरियल को जो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फेंकने के बजाय उसे फिर से इस्तेमाल करिए। एक R से जैसे होता है रिफ्यूज, तो रिफ्यूज करिए वैसे मटेरियल को लेने में। जब आप मार्केट जाते हैं, जैसे पॉलीथीन, अपने घर से कपड़े की थैली ले जाएंगे और रिफ्यूज़ करिएगा कि नहीं, मुझे प्लास्टिक की थैली नहीं चाहिए, मुझे कैरी बैग नहीं चाहिए, तो ऐसे चीज़ों को हम रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। रिसाइकिल यानी हमारे घर से जो कबाड़ निकलता है उसको कहाँ हम दें ताकि वो मटेरियल रिसाइकिल हो। जैसे अब हमारे फ़ोन ही हैं, 2-4 साल के बाद ख़राब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो उसका 2R के तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो रिपेयर के द्वारा, यानी अगर वो बन सकता है तो मैकेनिक के पास ले जा कर के उसे हम बना सकते हैं। दूसरा रिसाइकिल, यानी उस मटेरियल को वहाँ दें जहाँ से वो मटेरियल फिर से रिसाइकिल हो कर के हमारे पास नए प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास आए।
तो इस तरीके से रीयूज, रिफ्यूज़, रिसाइकिल, रिपेयर, रीपर्पोज भी एक टर्म मैंने इस्तेमाल किया था। तो रीपर्पोज का मतलब क्या है कि एक मटेरियल जिसका हम इस्तेमाल कर लिए, उसका इस्तेमाल के फेंकने के पहले उसका और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खाली बोतलों से आप बहुत जगह गार्डन तैयार किया हुआ, हैंगिंग गार्डन देखे हैं। बोतलों में मिट्टी भर करके बहुत जगह लोग वॉल बना रहे हैं। तो ऐसा और कहाँ कहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है, उस पर भी सोचना चाहिए फेंकने के पहले। तो अब आते हैं एक शब्द ये जो निकला जिसे अपशिष्ट कहे, जिसको हम लोग एक शब्द और से जानते हैं जो मैं बार बार बोल रही हूँ, कबाड़। यानी कबाड़ का प्रबंधन भी करना बहुत ज़रूरी है। अब कबाड़ प्रबंधन क्या कहलाया? यानी ये जो अपशिष्ट निकल रहा है, तो व्यक्तिगत तौर पे तो अगर हम कर सकते हैं अच्छी बात है, पर वैज्ञानिक तरीके से अगर इसका प्रबंधन किया जाए और प्रकृति को नुकसान कम हो, तो इसे हम कबाड़ प्रबंधन कहते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, कबाड़ प्रबंधन कहते हैं, जिसको विभिन्न तरीके से आज के सरकारों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा और व्यक्तिगत स्तर पे भी लोग कर रहे हैं। आज के समय में देखिए कि अब हमारे अपशिष्टों को कलेक्ट करने के लिए आप लोग हर जगह देखे होंगे कि 2 तरह के डस्टबिन बने हुए हैं। 2 तरह के डस्टबिन बने हुए हैं, एक नीले रंग का रहता है डस्टबिन और एक हरे रंग का डस्टबिन है। हरे रंग में हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डालते हैं और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसको नीले रंग में डालते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कलेक्ट करते हैं और जो हमारे कबाड़ को कलेक्ट करने आते हैं, जो सफाई कर्मी, दोनों को अलग अलग जमा करके ले जाते हैं और मटेरियल इस तरह से रिसाइकिल होते हैं। अब यहाँ आप लोग जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय चीज़ों को तो समझ लिया। अब इसे हम लोग एक गतिविधि के द्वारा भी देख और समझ सकते हैं कि क्या कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय हैं और कौन से अजैव निम्नीकरणीय हैं। तो चलिए करते हैं एक गतिविधि और जानते हैं कि कौन से पदार्थ आसानी से सड़ते गलते हैं, कौन से पदार्थ सड़ने में समय लगाते हैं। तो मिलते हैं एक गतिविधि में। बच्चों, अभी हम लोगों ने जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ा। उसी से जुड़ी एक गतिविधि कर रहे हैं। पहले देखिए कि ये कौन कौन से बहुत सारे पदार्थों को मैंने यहाँ एक ट्रे में रखा है। आप लोगों को कुछ पदार्थों के नाम मैं यहाँ बता रही हूँ। आप खुद से सोचेंगे कि कौन से जैव निम्नीकरणीय है, कौन से अजैव निम्नीकरणीय है। चलिए एक एक करके कुछ पदार्थों को देखते हैं। ये जैसे पानी पीने का ग्लास है, जनरली हम लोग इसको बायोडिग्रेडेबल मानते हैं, पर देखते हैं कि बाद में बहुत दिनों तक इसे सड़ाने के बाद किस स्थिति में ये रहता है। ये हम लोग दही वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका डब्बा है। ये प्लास्टिक की बॉटल है। ये साबुन का रैपर है। ये टॉफ़ी का रैपर है। ये बिस्किट का रैपर है। ये बैटरी, पुरानी बैटरी हम लोगों के घर में जनरली ख़राब हो जाती है तो रहता है। ये पॉलीथीन का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है। और बहुत सारे सब्जियों और फलों के हैं, जैसे ये अनार का छिलका है, ये प्याज का छिलका है, ये गोभी के कुछ डंठल हैं, इसमें कुछ सेब के भी छिलके हैं। ऐसे बहुत सारे छिलकों को मैंने, जो घर में आसानी से हमारे आपके उपलब्ध रहता है, उसे मैंने लिया है। अब चलिए इसको क्यों मैंने लिया है, इसको आप लोगों के साथ मिलकर के हम लोग ये देखेंगे कि कौन से पदार्थ इसमें से हैं जो प्रकृति में आसानी से सड़ जाते हैं और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो आसानी से नहीं सड़ते हैं। तो चलिए करते हैं इस गतिविधि को। ये मैंने देखिए कि ये लिया है गमला, क्योंकि ऐसे आप लोग विद्यालय में इसे गड्ढा खोद के भी कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने गमले, छोटा सा प्लास्टिक का पॉट लिया है। इसमें पहले नीचे में मैं कुछ मिट्टी डालूंगी, आप लोग भी डालेंगे इसको। इससे ना सड़ने में सुविधा होती है। हमको आपको पता है कि मिट्टी में ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवी होते हैं
जो चीज़ों को सड़ाने में मदद करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अब धीरे धीरे करके इसमें मैं सब चीज़ों को डालूँगी। अब इसके बाद इसके ऊपर से फिर मिट्टी बच्चों डालना होगा। मिट्टी डालने का मकसद आप जान रहे हैं कि मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो किसी भी पदार्थ को सड़ने गलने में मदद करते हैं। यानी अगर मिट्टी नहीं डालेंगे, अगर आपको गोबर मिलता है तो गोबर भी डालें, गोबर डालने से और जल्दी सड़ता है। आपका अगर ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का लेयर मोटा हो तो बीच में भी मिट्टी के लेयर या गोबर के लेयर आप डाल सकते हैं। कहने का मतलब कि लेयर पर लेयर मिट्टी डालते जाएं और अपशिष्ट पदार्थों को डालते जाएं। यहाँ मैंने मिट्टी काम भर डाल दिया है, मेरे वो पूरे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो ढक गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा पानी का इसके ऊपर छिड़काव करेंगे। पानी का छिड़काव क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये सूक्ष्म जीवी जो हैं मॉइस्ट कंडीशन में ही एक्टिव रहते हैं या तेज़ी से कार्य करते हैं। तो हल्का मिट्टी पानी का छिड़काव हम लोगों को बीच बीच में प्रतिदिन करते रहना होगा। यहाँ मेरे पास ट्रे है तो ट्रे से इस गमले को ढक देंगे। ढकने के कारण क्या होगा कि ये मॉइस्ट कंडीशन जो गमले में है वो बना रहेगा, सूखेगा नहीं और ये पदार्थ जो हम लोग गमले में डाले हैं उसको डिकम्पोज करने में मदद करेगा। बच्चों अब इसको तुरंत तो ये डिकम्पोज होगा नहीं, इसे हम लोग 1 सप्ताह तक के लिए छोड़ देंगे और बच्चों आप इसे 1-1 सप्ताह पर अवलोकन करते रहेंगे कि 1 सप्ताह के बाद किसमें परिवर्तन आया, 2 सप्ताह के बाद क्या परिवर्तन आया, 3 सप्ताह के बाद क्या परिवर्तन आया। तो ऐसे पदार्थों की पहले तो आप सारणी बनाएं, जो भी लिए हैं उसका नाम लिखें, जैसे गोभी का छिलका, अनार का छिलका, बिस्किट का छिलका, पुरानी शीशी, पुराने ढक्कन, टूटे कांच का टुकड़ा, जो भी आपने लिया है उन सब का लिस्ट बनाइए। फिर प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, जितने दिन तक आप अवलोकन करना चाहते हैं अपने अनुसार सप्ताह कर सकते हैं, दिन कर सकते हैं। इस तरह से इक्वल डिवीज़न में आप उसका अवलोकन करते रहें ताकि देख पाएँ कि कब से इन पदार्थों के रंग में परिवर्तन होना शुरू हुआ, कब से इसमें किस पदार्थ में डिकम्पोजिशन शुरू हुआ है। बच्चों 1 सप्ताह के बाद मैंने यहाँ ट्रे में फिर से गमले में रखे हुए सामान को पलटा है। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए केले के छिलके में परिवर्तन आ गया, अनार का छिलका काला हो गया। आप देख पा रहे हैं, जिसे देखिए अनार के छिलके को, इसका रंग जो लाल था अब थोड़ा सा कैसा हो गया है। केला का छिलका आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि कैसा परिवर्तन हुआ है। लेकिन आप लोग इसमें से कुछ चीज़ों में देख पा रहे हैं कि परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे इस डब्बे को, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये बिस्किट के छिलके में जस्ट ज्यों का त्यों ये रह गया। ये जो शीशी उसके साथ डाला गया था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये थर्मोकोल जस का ज्यों का त्यों रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे इसमें से कुछ पदार्थ हैं, प्लास्टिक की शीशी, कांच, थर्मोकोल, बिस्किट का रैपर, इन सब की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी जिसमें परिवर्तन हुआ जो हरे से और लाल रंग से काले रंग में डीप ब्राउन कलर में परिवर्तित हो गए, ये सब पदार्थ क्या हुए,
ये सब पदार्थ बायोडिग्रेडेबल कहलाए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी ये पदार्थ प्रकृति में आसानी से सड़गल करके मिक्स हो जाते हैं और पुनः इस्तेमाल प्रकृति में इस्तेमाल कर लिया जाता है। पर जो पदार्थ सड़ते गलते नहीं हैं, प्रकृति में पड़े रहते हैं, ऐसे ही ये पदार्थ प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो बच्चों, हम लोग क्यों जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ये जितनी सावधानी रख सकते हैं रखें कि किस पदार्थ का इस्तेमाल करें और किस पदार्थ का इस्तेमाल एकदम अगर ना कर सकते हैं, वो तो संभव नहीं है, पर उसको कम तो कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हम सभी जीव, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों या अन्य जीव, सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं और ये इस पर्यावरण में जीवन कायम रह सकता है, इस धरती पर जीवन कायम रह सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।